हाँ जी बच्चों, तो आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पायरेशन की बात करने वाले हैं इन ह्यूमन बींग्स। तो ये सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये साथ में जो भी प्लांट्स है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो रेस्पायरेशन टॉपिक आपका दिया हुआ है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, और हम एनसीईआरटी की सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो जिन लोगों को पहला लेक्चर नहीं मिला है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो जो क्लास 10th की बायोलॉजी है उसमें आपको 2 पार्ट बिल्कुल एनसीईआरटी से डिक्टो मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में फ़र्क क्या होता है। तो आप एक बात को ध्यान से देखिएगा कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में फ़र्क का मतलब क्या होता है। देखो, ब्रीदिंग जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो ब्रीदिंग वही वाला है कि आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को लिया है, सांस लिया है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया है, आपने रिलीज़ किया है। तो सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि आपने O2 लिया है और CO2 को रिलीज़ कर दिया है, इतनी सी बात है। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, सबको पता है, लंग्स के अंदर होती है। यहीं पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। फिज़िकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि देखो, आप ऐसे मतलब नाक से आराम से सांस लेते हो, मेहनत करते हो, फिज़िकल प्रोसेस है, और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं निकलती है ना, यहाँ कोई भी एनर्जी नहीं निकलती है, ठीक। आइए रेस्पायरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन हो सकता है कि आपने क्लास 7th में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 7th की साइंस में ये है। तो होता क्या है कि आपको मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए, जब सबसे पहले चैप्टर आपने पढ़ा है, प्लांट ने फूड बनाया। अब ये फूड जब आप खाते हो, तो जब फूड खाते हो तो फूड एब्जॉर्ब होता है, बिल्कुल फूड है ना, आप पढ़ चुके हो। फूड एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ तक जाता है, सेल तक जाता है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि फूड आपने खाया, वो एब्जॉर्ब होकर, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होकर सेल तक गया। अब फूड से क्या मिलती है, सबको पता है कि फूड से एनर्जी मिलती है, यानी सेल तक जो फूड गया है इसी से हमें क्या मिलनी है, एनर्जी मिलती है। अब ऐसे तो है नहीं कि एनर्जी ऑटोमेटिक मिल जाएगी, एक प्रोसेस होगा। तो यही जो बीच में प्रोसेस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन के लिए। तो बस इतनी बात है। तो देखो, ब्रेकिंग डाउन फूड, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज आपने खाया था, तो ब्रेकिंग डाउन फूड का जो आपने ब्रेकिंग डाउन किया है ना, किसके प्रेजेंस में बात करेंगे हम लोग ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है कि नहीं है। अच्छा, ये कहाँ होता है, ऑल सेल। तो ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है कि सारी सेल के अंदर होता है, सारी सेल के अंदर होता है, ये हर सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है। और ये एक केमिकल प्रोसेस है, जैसा कि अभी आपको पता चला, केमिकल रिलीज होता है, मतलब रिलीज का मतलब केमिकल बॉन्ड का बनना, टूटना, ये सारी चीज़ें हैं। और जो एनर्जी मिलती है वो ATP के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पर्पस क्या है यहाँ पे, टू गेट ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, है ना, कि ऑक्सीजन का लेना, इसका पर्पस है कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 को रिलीज करना। इसमें क्या है, टू यूज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर फूड यानी फूड से एनर्जी का रिलीज करना। तो दोनों में ऑक्सीजन ली जाती है, बस यहाँ पे क्या है, ब्रीदिंग में CO2 रिलीज की जाती है और यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतनी बातें हैं। अब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये सबसे VIP टॉपिक है, बल्कि मैं आपसे कहूँ कि ये इतना VIP टॉपिक है कि अभी से मार्क करके रख लीजिए 2026 के लिए, है ना, अभी से मार्क करके लिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, 1 बाय 1 जो सबसे मेन डायग्राम है वो अपना ये वाला डायग्राम है ना। ये वाला जो डायग्राम आपका है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूँ बड़े में। सिर्फ इतने पे यकीन मानिए, सिर्फ इतने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, उम्मीद है 2026 में। देखिए कहानी क्या होती है, सबसे पहली बात आपको बोलता हूँ, 1 बाय 1 इसको हाईलाइट करते हुए चलिएगा। देखिए, ग्लूकोज, हाँ आपने फूड खाया, ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। अच्छा, जैसे ही ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म। इन साइटोप्लाज्म सारे ही सारे जितने भी ग्लूकोज हैं जो आपने खाया है, साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट होते हैं पाइरूवेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो इतनी बातें पहले आपको पता होना चाहिए। पाइरूवेट जो 3 कार्बन का है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। अच्छा, साथ में एनर्जी, अब खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर यहाँ पे मेरा था 6 कार्बन का, यहाँ पे चला गया है 3 कार्बन का, कितने कार्बन का, तो बताइए ये कितने लोग होंगे। तो इसका मतलब इंटू टू यानी पाइरूवेट कितना बनेगा, पाइरूवेट 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। पहली बात तो एक क्लियर ये हो गई, है ना, ताकि कार्बन कार्बन बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, जो ये साइटोप्लाज्म की बात करता है ना, साइटोप्लाज्म, है ना, ये देखिए ध्यान से, ये जो साइटोप्लाज्म की ये लोग बात कर रहे हैं, तो ऑल लिविंग, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल,
है ना, ऑल लिविंग, और जाहिर सी बात है लिविंग के अंदर ही खाने का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो सभी के अंदर। तो यहाँ पे ये नहीं बात होगी कि एरोबिक एनारोबिक, ये सब बातें नहीं होंगी भाई, ग्लूकोज सभी के अंदर, साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक बार समझा दीजिए। तो देख लो, एक बार सिंपल समझ लो। ये देखो, ये मान लो इस सेल होती है, तो सेल का जो स्पेस होता है, सेल के जो अंदर का स्पेस होता है काम करने वाला, वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यानी सेल के अंदर वाला स्पेस ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। बात समझ में आ गई सबको? तो ये होता है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का जो स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पे काम होता है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब पाइरूवेट से, अब क्या होगा, पाइरूवेट से अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जो कि ईस्ट के अंदर होता है, जो कि ईस्ट के अंदर होता है, इसे बोला जाएगा एनएरोबिक। तो इसे क्या बोला जाएगा, एनएरोबिक। तो यहाँ पे लिख लो एनएरोबिक, एनएरोबिक बोला जाएगा। इसमें क्या बनता है, एथेनॉल। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ, केमिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा, C2H5OH, साथ में प्लस CO2। अब एक अंदाज़ा तुम लोग लगाना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना, क्योंकि इस पर कम से कम 18 से 20 बार क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। देखो, जब पाइरूवेट बना वो 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था, 3 कार्बन। तो बताओ एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल के अंदर कितने कार्बन है, देख लो 2 कार्बन है। एक कार्बन किसके अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस हो चुका, यानी सॉरी पाइरूवेट बैलेंस हो चुका है। पाइरूवेट के अंदर भी 3 कार्बन था, इसके अंदर भी 3 कार्बन, साथ में एनर्जी भी मिलेगी, है ना। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे सब बता रहा हूँ आपको। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की कमी है, देखो ऑक्सीजन एब्सेंस नहीं है लेकिन कमी है, जो कि हमारी मसल सेल के अंदर होगी ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब खुद सोचो, यहाँ पे CO2 नहीं बनता है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लगा लो कि यहाँ पे जो है CO2 नहीं बनता है, इसका मतलब 3 कार्बन क्या है, बैलेंस होना चाहिए। तीनों कार्बन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए उसमें देखो लिखा हुआ है 3 कार्बन। बात समझ में आ गई सबको, 3 कार्बन, ठीक। तो इस तरीके से पूरी कहानी होती है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? तो लैक्टिक एसिड होता है ये पूरा का पूरा लैक्टिक एसिड, है ना। इसका फार्मूला आपको अलग अलग जगह मिल जाएगा, हालांकि कोई ज़रूरत है नहीं फार्मूले की इसके, है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे CO2 का, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान में, जहन में रखनी है कि यहाँ पे कोई CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैं इस पे टाइम क्यों दे रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है ना। और रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे सबको पता है हमारे अंदर देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हल्का सा वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे ये बात हो सकती है सर कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, है ना। तो हालांकि आप देख सकते हैं पाइरूवेट के अंदर 3 कार्बन है, तो यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी है और कुछ भी नहीं। तो एक बार देख लीजिए, 1 मिनट में थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो आप बताइए। तो ये क्वेश्चन क्या बन सकता है पूरा पूरा, एक तो नंबर ऑफ कार्बन बन सकता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन पे बन सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने ज़्यादा हैं कितने कम हैं, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस तरीके से, ब्रेक डाउन, ये पूछेगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो राइट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो आप इस तरीके से पूरा चार्ट बना के आएंगे, ठीक है ना। तो अब इन्हीं चीज़ों को मैं, जो मैंने चार्ट में लिखा है इधर देखिए, है ना, कि भाई ग्लाइको देखो, जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने कहा था ना, जो इनिशियल स्टेप है, यानी ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट होना, उसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। किसने, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है पाइरूवेट, जो 3 कार्बन का होता है। एनर्जी बहुत थोड़ी सी निकलती है और ये कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म। ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको समझाया फिर से। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलता है, वाटर। और एरोबिक है, ऑक्सीजन आया है तो ज़्यादा टूटा है, यानी यहाँ पे ज़्यादा ATP निकलेगी, जो ह्यूमन के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है। चलिए
एनारोबिक यानी ईस्ट का फर्मेंटेशन ना, कई बार ईस्ट लिखा होता है, कई बार फर्मेंटेशन लिखा होता है। एनारोबिक, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ईस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एथेनॉल निकलता है, अभी आपको बताया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। एनर्जी कम होती है, ये ब्रेड मेकिंग में और एल्कोहल मेकिंग में क्या होता है, यूज़ होता है। एनारोबिक यानी जो मसल के अंदर होता है ना, यहाँ पे तो ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, मसल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो 3 कार्बन का होता है, बताया मैंने। एनर्जी लो है और ड्यूरिंग द हाई यानी इंटेंस एक्सरसाइज। तो इस पॉइंट को ज़रूर पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट ना छूटिएगा। अब हम बात करते हैं एटीपी के बारे में थोड़ा सा, जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोर टू नो में। देखो, एनर्जी रिलीज जो होती है भाई, सेलुलर रेस्पायरेशन। ये जो रेस्पायरेशन हम लोगों ने पढ़ा, इसे हमने बोला सेलुलर। कई बार रेस्पायरेशन ना लिख के वो लिखा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी जो सेल के अंदर हुआ है, तो वहाँ से एनर्जी का रिलीज हुआ। ब्रीदिंग में एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, फिर से हमने बोला। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल। इस एनर्जी से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे बोलेंगे एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का रोल क्या होता है, पावर ऑल द। एटीपी क्या होता है, पावर ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। तो इसीलिए बोला जाता है इसे इसे बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर जो भी चीज़ों का इंटेक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि करेंसी का मतलब क्या होता है, कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं या सामान वो उधर से कोई भी चीज़ एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज जो होता है वो पैसे के मामले में होता है, करेंसी के मामले में। तो यहाँ भी जो सेल के अंदर जो भी चीज़ें तोड़ना होगा या तो बनाना होगा, सब एटीपी से होगा। तो एटीपी ब्रेकडाउन, व्हेन एटीपी इज ब्रोकन डाउन, जब भी एटीपी तोड़ी जाती है, ब्रोक की जाती है, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालती है, जैसा कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा जाहिर सी बात है, दिस रिलीज एनर्जी डिराइव। अच्छा, एक और चीज़ है इन द सेल, दिस रिलीज एनर्जी डिराइव एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द। भाई सेल ने इस एनर्जी को यूज़ किया है ना, सेल ने इस एनर्जी को यूज़ किया, इसीलिए क्या बोला जा गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सेल के रेस्पेक्ट में, वैसे तो ये इसने एनर्जी दिया है, लेकिन समझना सेल ने उस एनर्जी को यूज़ किया है ना, जो उससे मिली है, तो इसलिए यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जा रही है। एक और की पॉइंट क्या है, एनर्जी करेंसी। मैंने पहले ही बोला था कि एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, और ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कि एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है। आप किसी भी अपने फ्रेंड से जो आसपास पढ़ते हो या आप ही है, तो उनसे पूछेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनर्जी करेंसी, तो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा, है ना। तो एनर्जी करेंसी का मतलब आपको समझ में आ गया। फॉर्मेशन देखो, एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एडीपी। छोटी छोटी बातें हैं कि भाई एडीपी, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, तो डाईफॉस्फेट में अगर एक फॉस्फेट जोड़ दिया जाए, है ना, तो अगर मैं रिएक्शन को इस तरीके, हालांकि रिएक्शन यहाँ पे देखो लिखी हुई है, इसको हाईलाइट कर लो, ADP है ना, यहाँ पे ADP प्लस ये, तो ADP के अंदर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ है, सिंपल है, एनर्जी स्टोरेज। ATP स्टोर एनर्जी इन द बॉन्ड, है ना, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है H3PO4, आपने फॉस्फोरिक एसिड वगैरह का नाम सुना होगा, वहाँ से। एनर्जी रिलीज व्हेन ATP इज ब्रोकन डाउन बाय ब्रेकिंग द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड यूजिंग इट रिलीज। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है 30.5 किलो जूल, है ना। तो यहाँ पे किलो की बात का ध्यान देना, ये किलो जूल है। तो किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आगे यूज ऑफ एटीपी क्या है, पावर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल। तो ये एंडोथर्मिक क्यों, सेल उस एनर्जी को यूज कर रही है, तो जो एनर्जी लेता है एंडोथर्मिक। यूज्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, सब में एनर्जी का यूज होता है। एक्ट लाइक अ बैटरी, ठीक है ना, ये चीज़। चलिए अब हम बात करते हैं, अब बताइएगा ये बात आपको क्या डिटेल में पूरी समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आ गए। गैसियस एक्सचेंज इन रेस्पायरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताऊंगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे PYQ सीरीज भी आपकी आएगी। चलिए प्लांट की बात करते हैं। सबको पता होता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो प्लांट के अंदर होता है, नीड ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन, देखो कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि प्लांट तो CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है। अरे भाई ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, लेकिन उसको भी तो जीना है, उसको भी तो रेस्पायरेशन करना है, जितने भी लिविंग है सबको रेस्पायरेशन करना है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन नीड ऑक्सीजन, सो प्लांट मस्ट टेक, है ना, इन एनफ ऑफ इट। ठीक, तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, एक गलत फहमी में मत रहिएगा। तो प्लांट भी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन लेता है। अच्छा, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, सबको पता है ये बात पहले, है ना। एंड इंटरसेलुलर स्पेस, अच्छा और स्पेस होते हैं उसके अंदर, हाँ, जैसे कि स्टेम वगैरह से भी होता है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्लास 7th में ये था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोमेटा से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, बाकी स्टेम में जो लेंटिसेल वगैरह होते हैं वहाँ से भी होते हैं।
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज। अच्छा, ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होती है? डिफ्यूजन के थ्रू होती है ना, इस तो बाय द डिफ्यूजन। तो ये भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, एट नाइट, जब नाइट में नो फोटोसिंथेसिस, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस, तो CO2 इज रिलीज। तो CO2 क्या होता है वहाँ पे रिलीज किया जाता है रेस्पायरेशन के अंदर। इस पॉइंट को आप स्टार लगा लीजिएगा, ये नाइट की बात किया जा रहा है। हालांकि ऐसे तो CO2 क्या होती है, ली जाती है, लेकिन रिलीज भी की जाती है रेस्पायरेशन में CO2। कब? रेस्पायरेशन में ना। तो ये छोटी छोटी बातें कंफ्यूज मत होइएगा। ड्यूरिंग द डे CO2 फ्रॉम रेस्पायरेशन इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो ड्यूरिंग डे की बात है वो CO2 क्या हुई है, रेस्पायरेशन से जो निकली है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो गई है और ऑक्सीजन रिलीज हो गई है। तो ये दोनों पॉइंट आप स्टार लगाइएगा, दोनों पॉइंट बहुत लिंक हैं। यहाँ बच्चे ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। तो आप बस इतनी सी बात याद रखिएगा, है ना, कि रात के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 क्या हो जाएगी, वो रिलीज़ कर दी जाएगी, यानी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाएगा रेस्पायरेशन के अंदर। ठीक, ओके। एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन, है ना। अच्छा, एनिमल के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग ऑर्गन होते हैं, है ना। जैसा कि आपने सुना होगा, जैसे लंग्स हो गया, हम सब के अंदर लंग्स हैं, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, फ्रॉग अपनी स्किन से भी लेता है ना, रेस्पायरेशन करता है, और साथ में आपने अर्थवर्म वगैरह को देखा होगा ना। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे दे टेक इन ऑक्सीजन, ये सब अच्छा, एनिमल में सारे लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, और जो इक्वेटिक एनिमल हैं जो पानी में रहने वाले हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये वर्ड आप याद रखिएगा, DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है उससे करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है, इक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल, ये भी एक VIP टॉपिक है ना, ये भी एक क्या है, VIP टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इक्वेटिक वर्सेस टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। देखो, डिजॉल्व, एक ही बात खाली आप ध्यान दीजिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस देन ऑक्सीजन इन द एयर। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, है ना। स्टेटमेंट क्या है अपना, कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी DO, ठीक। तो मैंने कहा कि जो आपका अपना जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, DO यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, वो वाटर में क्या होता है, कम। इतनी ही बातें आप याद रखिएगा, वाटर में क्या होता है, कम। अब खुद अंदाज़ा लगाइए, वाटर में होता है कम, तो इनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। बात समझ में? असर्शन रीजन में 4 या 5 बार क्वेश्चन बन चुका है ये वाला। अगर कम होता है तो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर, तो ये अब क्या करते हैं, ब्रीथ फास्टर। भाई देखो, मुझे पानी भरना है ना, मुझे पानी, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना है, मुझे 1 बाल्टी पानी चाहिए। अब अगर 1 बाल्टी पानी चाहिए और मेरे पास क्या है, 1 चम्मच है, तो मैं जल्दी जल्दी भरूंगा ना उस चीज़ को, कि मुझे पानी चाहिए भाई 1 बाल्टी जल्दी जल्दी, और टाइम मेरे पास कम है। तो यानी सिंपल सा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है तो इनकी ब्रीदिंग रेस्ट क्या होती है, फास्टर होती है। जैसे अच्छा, फिश के बारे में बात करते हैं। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, फिर यहाँ से माउथ से क्या करते हैं, लेते हैं। वाटर इज पुश्ड ओवर द गिल, गिल के पास जाता है। गिल एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन, गिल क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड तक पहुँचा देता है। तो गिल्स का ये काम होता है। टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। एकदम बिल्कुल रटिए मत, कॉन्सेप्चुअल समझिए, जाहिर सी बात है। और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाई, जो भी ऑक्सीजन होती है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, हमारे अंदर लंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है ना। अच्छा, एक और बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस स्ट्रक्चर। ऑर्गन जो होता है, अब जाहिर सी बात है यार, हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ऐसे अंदाज़ा लगाओ, हम बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे ऑर्गन का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑर्गन हैव लार्ज सरफेस, है ना, इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एयर। तो हमारा क्या होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, जो कॉन्टैक्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, इसी सरफेस पे क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। सरफेस इज़ डेलिकेट, अच्छा, एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी। अच्छा, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर जो भी ऑर्गन होते हैं, जो सरफेस होते हैं, उनको बॉडी के अंदर क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर रखा जाता है। इसीलिए लंग्स वगैरह हमारे अंदर होते हैं। अब एयर पैसेज एंड मैकेनिज्म, एयर पैसेज लिड टू द इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस। एयर पैसेज का मतलब क्या, नाक से जो सांस जाएगी वो अंदर तक जाएगी, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना, इसके लिए पूरा क्या होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अब इस तरीके से आप जाके पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। सबसे पहले आपको ये सारी बातें देखो यहाँ से पता है, पहले फिगर देख लो भाई, ये नोस्ट्रिल होता है, सबको ये बातें तो पता ही हैं, फिर भी एक बार देख लो भाई, ये नोस्ट्रिल अपनी जो नाक होती है, नाक से क्या करते आती है। अब नाक से आने के बाद यहाँ पे देखो, आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ते एक तो खाने वाला रास्ता होता है जो माउथ से आता है,
एक तो खाने वाला रास्ता होता है, एक माउथ से आता है। यहाँ एक क्या फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज, ये कॉमन है खाने और सांस लेने के लिए। अब ट्रैकिया क्या है, अच्छा लैरिक्स वाइस, अब यहाँ से गैस क्या होती है, अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद ये इसमें डिवाइड हो जाती है। और बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल। हमारे लिए इन सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। जितना काम का है आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, बट मैंने अब बहुत ज़्यादा पढ़ाना छोड़ दिया। जितनी काम की चीज़ें हैं, जब मुझे लगेगा मैं बताता चलूँगा। ओके चलिए, वरना क्लास 11th में सारी चीज़ें हैं। आइए सबसे पहले एयर इंटर द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल। सही बात है, आपके जो नाक का बुलुक्का है उसी से, यानी उसे बोला गया नॉस्ट्रिल, और उसी से एयर इंटेक होती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगी नाक के अंदर तो उस पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, फाइन हेयर्स। तो ये जो हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। जो भी एयर आई है उनसे फिल्टर का काम करते हैं, कोई डस्ट ना अंदर चलाए। और इसी के अंदर लाइन के अंदर म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को हेल्प ट्रैप डस्ट, जो भी डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको ट्रैप कर लेता है ताकि अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा आगे जब जाएंगे, एयर मूव फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द थ्रोट, है ना, थ्रोट में जाएंगे और उसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। इन्होंने बहुत सारी बातें नहीं लिखी हैं कि फेरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है ना, ये सारी बातें, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें कुछ जान जाओ। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन होता है, ये आपको ध्यान, एक चीज़ें खाली, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन। कॉमन किसके लिए होता है, एक तो फूड के लिए कि यहाँ पे फूड भी होता है, और साथ में एयर के लिए, तो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होती है। ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप होती है। तो जो विंड पाइप है उसे क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोल देंगे। एक बात तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा लैरिंग्स क्या होता है, अच्छा एपिग्लोटिस है ना, ग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होता है, सिंपल सा एक ढक्कन होता है ताकि खाना जो है हमारी विंड पाइप में ना जा पाए। लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स, है ना, ये आपने क्लास 8th में वगैरह में पढ़ा होगा, लैरिंग या साउंड वगैरह चैप्टर में, क्लास ये है ना। अच्छा प्लूरल कैविटी क्या होती है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख रहे होंगे ना। तो ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो कैविटी होती है उसे प्लूरल कैविटी, लाइट डायफ्राम, ये सारी चीज़ें। प्राइमरी ब्रोंकस है ना, ये जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको हल्का सा बताऊँ तो ये मान लीजिए आ रही है, तो ये यहाँ पे ये डिवाइड होगी, ठीक। फिर ये और डिवाइड होगी, फिर ये और डिवाइड होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हम कभी इसको बाद में डिटेल में बताएंगे, अभी हमारे काम का नहीं। चलिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, सपोर्ट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, है ना। मैं इसको दिखाता हूँ। दीज रिंग प्रिवेंट द एयर पैसेज फ्रॉम द कोलैप्सिंग। अच्छा होता क्या है ना, देखो ये मान लीजिए अपना थ्रोट है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये अपना थ्रोट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे बना होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, ताकि ये ना, वरना क्या होगा, मान लो हवा नहीं है तो ये चिपक जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, चिपक सकता है। अच्छा रिंग ऑफ कार्टिलेज जब आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ क्या है, इनकम्प्लीट है। आप खुद ऐसे अंदाज़ा लगाइए, एक दीवार पे आपको जो है एक तार को बांधना है, तो आप एक क्लिप लगाते हो, तो क्लिप ऐसे ही तो लगाते हो, क्लिप के बीच वाला हिस्सा खाली रहता है, वो जाके चिपक जाता है। तो यानी इनकम्प्लीट रिंग होती है, हमारे लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है। सी शेप आपको दिख ही रहा है ना, ये पूरा शेप आपको ऐसे देखो ऐसे रहती है, सी शेप की दिख रही है। तो ये क्या करता है, यही आप याद रखिएगा, प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से। किससे, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस सपोर्ट स्ट्रक्चर को, कि थ्रोट के अंदर ये होता है ताकि पैसेज क्या है, कोलैप्स ना होने पाए। ओके अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है। लंग्स क्या होता है, इनसाइड द लंग्स। अच्छा जैसे हम अंदर पहुंच चुके हैं लंग्स के अंदर, तो इनसाइड द लंग्स एयर पैसेज डिवाइड इनटू द स्मॉलर ट्यूब। लास्ट में क्या होता है, ये छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्वेलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, कई लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बहुत आपको दिया होता है। तो यहाँ में भी फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में बहुत अच्छे से नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है ना, मैं फिगर मैंने ऐड करना भूल गया हूँ। तो आप एनसीईआरटी में फिगर देखेंगे तो आपको मैं, चलिए एनसीईआरटी के फिगर में दिखा देता हूँ पूरा। वेट थोड़ा सा, एनसीईआरटी बुक। अच्छा अभी सर्वर नहीं, नेट नहीं कनेक्ट है, चलिए कोई बात नहीं। और फिगर देख लीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ एल्वेलाई। अब एल्वेलाई का फंक्शन क्या है, एल्वेलाई का सबसे पहला फंक्शन है साइट फॉर एक्सचेंज गैसेस। जो भी गैस का एक्सचेंज होगा वो यही एल्वेलाई के अंदर होगा, एल्वेलाई पे होगा। देयर वॉल्स हैव अ रिच नेटवर्क। अच्छा एक और चीज़ क्या होती है, इनकी जो वॉल होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल होती है, यानी जो भी एब्जॉर्ब होगा वो सारी चीज़ों तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यानी फंक्शन ऑफ एल्वेलाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे एक बार और ये भी आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, यानी जब आपने सांस को इन किया, अंदर
लिया, रिप्स लिफ्ट एंड डायफ्राम फ्लैटन। डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ना। इस तरीके से पूरी कहानी, हालांकि पर एक बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म दिया नहीं हुआ है, बट मैं फिर भी बताता हूँ आपको। देखिए ये आपका ये पूरा ये ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम मान लीजिए ऐसे, डायफ्राम को मैं अच्छे समझाता हूँ। डायफ्राम इस तरीके से होता है डोम शेप का। जब आप सांस लेते हो डायफ्राम ऐसे हो जाता है, ये ऐसे पूरा का पूरा फ्लैट हो जाता है। तो वैसे डायफ्राम आप याद रखिएगा कि ये जो डायफ्राम का शेप होता है इस तरीके से होता है। ये सबसे इतना याद रहेगा, देखो ये डायफ्राम का ये शेप है, तो इसे बोला जाता है डोम, है ना। जैसा कि डोम होता है, गुम्बद है, इस तरीके से डोम शेप का होता है ना। आज क्या हो चुका है, आज आप देखेंगे तो ये फ्लैट हो चुका है। ये बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। फ्लैट होने की वजह से स्पेस बढ़ गया, तो अंदर क्या होता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ गया है। अंदर क्या हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ गया है। स्पेस बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। और अगर कैविटी यानी वॉल्यूम बढ़ चुका है, खुद अंदाजा लगाइए, अगर अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया है तो प्रेशर क्या हो चुका है, कम। क्यों, प्रेशर और वॉल्यूम उल्टा रिलेशन होता है इन सब के बीच में। तो अगर कभी भी ज़्यादा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर हो गया है कम और बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो चुका है ज़्यादा, इसीलिए इन्हेलेशन में क्या होता है, इस तरीके से बाहर से एयर अंदर चली जाएगी। तो ये चीज़ आप डायग्राम को याद रखिएगा, जो मैंने बनाया ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा, कभी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस एक्सपैंड द चेस्ट कैविटी, तो जो चेस्ट की कैविटी है यानी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से डायफ्राम एयर इनटू द, कहानी पूरी हो जाएगी। गैसेस एक्सचेंज, ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड की, जो अभी आपने देखा कि जब एयर जाएगी, फिर कहानी समझो, है ना, कि ये जो एयर है, एयर एल्वलाई से कहाँ गई, है ना, एयर एल्वलाई से सेल तक गई। अब यहाँ पे सेल ने क्या किया, उसी ऑक्सीजन को यूज़ किया, और ऑक्सीजन को यूज़ किया तो CO2 को रिलीज़ किया। यही CO2 फिर से किसके पास आ जाएगी, एल्वलाई के पास आ जाएगी, और यहीं से इसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब बात समझ में आई सबको, तो बाहर का रास्ता पूरा इसको दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। चलिए, अब ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वलाई, जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम द एल्वलाई इंटर द ब्लड एंड इज कैरीड टू ऑल बॉडी सेल, जैसा कि हमने बताया। एक वर्ड और दिया होता है रेजिडुअल एयर। हालांकि बहुत सारी एयर होती हैं बॉडी के अंदर कि भाई आप कितनी एयर ले सकते हो, कितना रिलीज कर सकते हो, है ना। कैपेसिटाइडल वॉल्यूम होती है, IRV होती है, ERV होती है, क्लास 11 के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं। लंग्स ऑलवेज, ये एक वर्ड याद रखिएगा, लंग्स ऑलवेज रिटेन, यानी लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एयर होती है, जो 1200 ml तकरीबन होती है, टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस गैस एक्सचेंज। तो एक वर्ड ये याद रखिएगा कि लंग्स के अंदर हमेशा, है ना, चाहे आप ब्रीथ करें चाहे ना करें, हमेशा क्या होता है, 1200 ml तो हमेशा ही रहेगी, जिसे रेजिडुअल एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ये कभी नहीं निकलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, अब गैस ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, देखो, लार्ज बॉडी साइज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो एनिमल होते हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है, एक वेरी स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। तो सिर्फ डिफ्यूज़न अकेले तो कोई काम नहीं कर पाएगा भाई ना, डिफ्यूज़न की वजह से अकेले पूरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक। इसलिए क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हमें हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प बाय पिकिंग अप ऑक्सीजन इन द लंग्स, ये पिक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ में आई। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम है, ये पिक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे अंदर कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर कौन सा है, हीमोग्लोबिन, है ना। ह्यूमन हैव हीमोग्लोबिन एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक वर्ड याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्यार या चाहत। इट फाउंड इन RBC, क्लास 7 की साइंस में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा। RBC कहाँ पे हो, RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। बात समझ में आ गई, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फिर कैसे होता है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये मोर सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, तो इसलिए ये डिज़ोल्व होकर प्लाज्मा के अंदर से निकलता है। धीरे धीरे ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई गई होंगी। अब बहुत ज़्यादा है नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अपने सिलेबस में है नहीं, क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाएगा। इट इज़ मोस्ट ट्रांसपोर्टेड इन द डिज़ोल्व फॉर्म, तो पहले बताया ना, ये डिज़ोल्व फॉर्म में जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन के बारे में। तो CO2 उसको लेकर जाता है और CO2 डिज़ोल्व होकर प्लाज्मा के साथ जाता है। यहाँ डू यू नो में कुछ चीज़ें दी हैं, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ, इसलिए भैया बॉयज़ से अच्छे से बोलता हूँ, सुट्टेबाजी मत करिएगा, है ना। धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, कैंसर के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसीज़, तो लंग्स कैंसर वन ऑफ मोस्ट, तो लंग कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगा है धीरे धीरे, है ना। अच्छा, एक चीज़ क्या होता है, लोग सोचते हैं अरे सब तो पीते हैं, सब तो पीते हैं, उनको तो नहीं होता है। अरे भाई, अगर तुझको हो गया तो क्या होगा, उन्हीं मान ले, है ना। अक्सर मैंने देखा गांव देहात में, अरे गांव देहात में ये भी पीते हैं, वो पीते हैं, देखो इनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन तू ये सोचना कि भाई जिसको हो गया है, कल को हो सकता है वो तेरा नंबर हो,
तो तब तो नहीं एक्सक्यूज़ कर पाओगे ना। तो अगर एक्सक्यूज़ नहीं कर पाओगे तो वो नंबर तुम्हारा भी तो आ सकता है ना। जो मान लो 100 लाखों लोगों में एक आदमी को कैंसर हुआ, हो सकता है वो तुझे कैंसर हो जाए। तो ये भी तो सोच ना, कुछ किसी को भी तो हो सकता है, वो भी ऐसे कहता होगा कि मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, है ना, जैसा कि बाल वगैरह। दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म, मैंने अभी बताया था आपको, ये जर्म को रिमूव करता है, बिल्कुल सही बात है। एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम इनहेल्ड एयर, जैसा कि अभी आपको बताया था। स्मोकिंग ड्राई, जो स्मोकिंग की वजह से, है ना, जो नाक से धुआं निकाला जाता है अक्सर देखो, तो नाक से धुआं की बात कर लो और भी जगह। दिस हेयर ड्यू टू द विस्जर, तो ये हेयर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे डस्ट है, स्मोक है या जर्म्स हैं, ये सब बॉडी के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बस अब कहानी समझ में आई किस तरीके से होता है। तो यह इफ़ द एल्वियोलर सैक है, अब समझना, यहाँ एक बात की गई, इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड, मैंने कहा था ना, जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए गैसियस एक्सचेंज के लिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आप बता सकते हो अपने मन से, और क्या होना चाहिए, है ना, एल्वेलाई के पास और क्या होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि तो जो भी कहानी होती है डिफ्यूज़न के थ्रू होती है ना, फंक्शन ऑफ डिफ्यूज़न के थ्रू होती है। तो इसकी मेम्ब्रेन, जो एल्वेलाई है उसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली होनी चाहिए, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होनी चाहिए, बहुत पतली होनी चाहिए। तो ये भी अपने मन से आप लिख सकते हो कि मेम्ब्रेन बहुत पतली होगी तो डिफ्यूज़न या जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा वो ईजिली, मेम्ब्रेन पतली का ईजी एक्सचेंज, तो मामला क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ईजी एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, आदान प्रदान क्या होगा, वो ईजी हो जाएगा। तो ये भी अपने मन से चीज़ों को लिख सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ें आप सोच के लिख सकते हो। ओके, तो इनका कहना यह था कि इतना ज़्यादा एरिया होता है, इट कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। अब सोचो कितना ज़्यादा एरिया हो सकता है कि एल्वेलाई का। बस, हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी, कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम बिकॉज अ लार्ज सरफेस एरिया। ठीक, इफ़ डिफ्यूजन वर टू, अच्छा डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये हमने बात किया था। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन बॉडी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 ईयर्स, इतना स्लो होता है कि 3 साल लेगा, है ना, मॉलिक्यूल गेट टो से लंग, यानी अंगूठे से लंग तक पहुंचाने में, ठीक है ना, 3 साल का समय लेगा। तो हीमोग्लोबिन कितना अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए। पहला, व्हाट एडवांटेज ओवर एन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज द टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या क्या रोल है, इसको इनकी बात किया। तो मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट ये है ना, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, है ना, तो ये ऑलरेडी सेकंड वाला डन है। थर्ड, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर द लंग्स, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 कर लीजिए, 4, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, है ना, ये आप दोनों क्वेश्चन। तो इस सबसे ज़्यादा मैं क्वेश्चन सबसे पहले ये 4 और 9 वाले पे जो VIP करता हूँ, ठीक है ना, ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ आर द लंग्स डिज़ाइन, लंग्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो लिखा है ना, लंग्स के अंदर मिलियंस, बताया लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वेलाई बोला जाता है। पूरी कहानी एल्वेलाई की है, जिसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। और एल्वेलाई की बताया ना, थिन वॉल होती है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ये एक्सचेंज आराम से करवा सकती हैं। तो ये इस तरीके से पूरा ये आंसर आपको देना है। एडवांटेज मैंने पहले ही बताया था कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो एयर के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, एंड मोर एफिशिएंट, तो ये चीज़ आपको देना है। फास्टर का मतलब ये नहीं, हालांकि जो फास्टर होता है वो किसके अंदर होता है कंपेयर में, ऐसे तो हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक। ओके, और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन, जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इन RBC। तो ये लिखने का जो तरीका है ना, वो तरीका सीखो किस तरीके से, इट बाइंड विद ऑक्सीजन इन द लंग एंड रिलीज इट इन द टिश्यू। तो इसको भी आपको लिखने के तरीके के लिए मैं कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई है ना। आंसर तो आपको आता है, लेकिन लिखने के तरीके को लेकर बात करता हूँ आगे। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा। तो पहले पूरा कहानी लिख दो, लिखने का तरीका यही है। वो उसने हीमोग्लोबिन की कमी, तो तुम पहले हीमोग्लोबिन के फ़ायदे को बताओ कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस द ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो नहीं पहुँच पाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी की वजह से ब्लड की कमी यानी एनीमिया हो जाएगी, है ना, जिसकी फैटिग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये आपका थर्ड पूरा का पूरा
पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ। यहाँ पे कोई एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को भी आप देखते चलिए, अगर ये खुल जाए। ठीक है, ओपन हो गया है। एक्टिविटी आई थिंक लाइफ प्रोसेस की, हाँ ये एक्टिविटी है जो 5.4 में शुरू ही में आपको एक्टिविटीज़ कुछ दी गई थी, तो मैं उन शुरू की एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा भूल गया था जहन में। हालांकि हमको एक्टिविटीज़ का अलग से पूरा बनाना है टॉपिक। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिया हुआ है ना, कि एक बार क्या करते हैं, आपने क्या लिया हुआ है, लाइम वाटर। सबसे पहली बात, आप केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में जाएंगे या फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप पहले। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जैसे ही लाइम वाटर CO2 पास कराई जाती है, आपने रिएक्शन देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मेक लाइम वाटर मिल्की। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइम वाटर को मिल्की कलर का बना देता है। तो यानी ये आपको ध्यान देना है। अब इन्होंने ये चेक करना था इसमें, है ना, कि एक बार हम माउथ से एक्सहेल, देखो एयर इज बीइंग एक्सहेल, तो एक बार स्टेटमेंट आ गया था इनहेल। तो भाई इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम फूंक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फूंक रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फूंक रहे हैं। और फूंक को क्या बोलते हैं, एक्सहेल। तो ये स्टेटमेंट एक बार आ गया था, वहाँ पे इनहेल लिख दिया था। कन्फ्यूज़ हो गए बच्चे, ये कहाँ से आ गया। तो एक्सहेल कर रहे हैं, और एक बार पिचकारी से ले रहे हैं। तो एक बार हम अपने अंदर से दे रहे हैं, और एक बार पिचकारी का मतलब कहाँ से देंगे, एटमॉस्फेयर से। तो एक बार तो हम अपनी बॉडी के अंदर से दे रहे हैं, एक बार हम कहाँ से दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर से। यहाँ पे CO2 पास करवाया जा रहा है। बात समझ में आ गई ना भाई, CO2 होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इनको बस ये चेक करना है कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। तो हमने धीरे धीरे देखा, लाइम वाटर टर्न मिल्की, सही बात है, लाइम वाटर मिल्की कलर का टर्न हो जाता है। द एयर यू ब्रीद आउट कंटेन मोर CO2। अच्छा, एयर क्या होता है जो हम ब्रीद आउट करते हैं, उसके अंदर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में क्या, CO2। भाई एटमॉस्फेयर में चीज़ें फैली हुई हैं और हमने CO2 को रिलीज की अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा। तो बस इतना ये बताता है कि हमारी बॉडी रेस्पायरेशन में ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, आगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी दिया हुआ है, इससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा हमने वो चीज़ पहले क्यों पढ़ी थी। यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखो मिक्स फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन। अब खुद सोचो, शुगर सॉल्यूशन एक्टिविटी आप देखिएगा, शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है भाई, जाहिर सी बात ग्लूकोज होगा, उसको ईस्ट के साथ मिलाया गया है। अब खुद सोचो, शुगर सॉल्यूशन, ईस्ट, कुछ कहानी समझ में आ गई होगी, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब खुद सोचो, एनएरोबिक रेस्पायरेशन है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, ठीक। टू शो, देखो ईस्ट का, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन, और शुगर क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। हमने अभी आपको बताया, आयन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड जब फिर से लाइम वाटर के अंदर जो है मिलाई जाएगी, पास कराई जाएगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की कलर का, लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी आपने जब पढ़ लिया तभी आपको पूरा समझ में आया। ठीक, इस तरीके से पूरी कहानी हो जाएगी। अच्छा, सेम कहानी ये है, ऑब्जर्विंग द ब्रीदिंग इन फिश, कि फिश के अंदर कितना ब्रीथ होता है। एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, कंक्लूजन पूरा आपको ये मिलेगा कि फिश यूज गिल, सही बात है, फिश गिल का यूज़ करती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट अ पार्ट ऑफ रिदमिक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस, सही बात है, ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, लगातार होती है, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है ना, टू इंश्योर वाटर, ताकि लगातार वाटर आता जाए और उससे वो ऑक्सीजन लेती जाए। दिस एक्टिविटी शो ब्रीदिंग पैटर्न डिफर, तो सभी के अंदर ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है, यही एक्टिविटी शो कर रही है। तो हमने आपको एक्टिविटी भी बना दिया, बता दिया। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर किएगा। आपको समझ में ना आ रहा है तो भी कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए, है ना।